Hello everyone, how are you all? I hope that you guys are doing good, and yes, welcome back to my channel. So for those first of all who don't know me, let me introduce you all to me. मेरा नाम है दीपिका राठी और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अनअकैडमी पे मैं ऑडिट पढ़ा रही हूँ और आपके नवंबर 2020 के बैच अभी मई से स्टार्ट हो जाएंगे. सो इन दैट केस इफ यू वांट टू स्टडी ऑडिट फ्रॉम मी, आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन यूज माय नेम, दैट इज Deepika Rathi, and avail an extra 10% discount on your Unacademy subscription. ऑल राइट, तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? हम आज डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में कि किस तरह से गवर्नमेंट की ऑडिट की जाती है और ये आपके कौन से टॉपिक का पार्ट है आपको पता ही होगा. ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज का आपका ये टॉपिक पार्ट है. चलो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. चलो पढ़ते हैं. और ये सारा टॉपिक का जो जितना इंफॉर्मेशन है आई ऑलवेज टेक इट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल. सो सारी चीजें जो आपकी स्टडी मटेरियल में मेंशन्ड है दैट हैज बीन कवर्ड हियर एंड नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक वी हैव लेफ्ट. चलो गवर्नमेंट ऑडिटिंग क्या है? लेट्स सी योर डेफिनेशन फर्स्ट. गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. जैसी सारी ऑडिट्स होती है, ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहता है ऑडिटिंग के दौरान. तो गवर्नमेंट ऑडिटिंग में क्या है? इट्स द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किस चीज का एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल, आपकी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है और उसके जो दूसरे ऑपरेशन है आपकी पब्लिक एंटिटीज के, गवर्नमेंट ऑन्ड एंटिटीज के, मेड सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग देम. तो आप क्यों करते हो गवर्नमेंट ऑडिट में? आप क्यों ऑडिट करते हो? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे ऑपरेशंस आपकी पब्लिक एंटिटीज के क्यों एग्जामिन करते हो? ताकि आप उन्हें इवैल्यूएट कर सको, उन्हें वेरीफाई कर सको और अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सको जिसमें आप एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स दे सको अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स में. जो ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट करेगा, कोई भी ऑडिट करता है ऑडिटर, ऑडिट फाइंडिंग्स निकालता है. कैसे ऑडिट फाइंडिंग्स निकालता है? जब चीजों को वेरीफाई करता है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इन ऑडिट फाइंडिंग्स को प्लेस करता है और उस पर अपने एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स देता है together with the conclusion and recommendation for future actions by the responsible official. और ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या देता है? रिकमेंडेशन भी देता है कि कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. तो रिकमेंडेशन भी देगा और साथ ही साथ में वो किस चीज का एग्जामिनेशन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिन करेगा और उसके ऊपर क्या बताएगा? अपना ओपिनियन देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि उसके हिसाब से जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं. तो यही है आपकी गवर्नमेंट ऑडिट का डेफिनेशन. ठीक है, चलो तो हम अब पढ़ेंगे लीगल फ्रेमवर्क एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. सीएनएजी क्या है? आपका कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल क्या काम करता है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उनका सैलरी क्या है, उन्हें किस तरह से रिमूव कर दिया जाता है, तो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं. इस पे आपका कोई 2-3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन या आपके एमसीक्यूज या ट्रू एंड फॉल्स पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान देंगे हम. यहाँ क्या है? Constitution of India contains specific provisions regarding the appointment, salary, duties and power of CNAG. ठीक है, the Constitution guarantees the independence of the CNAG of India by prescribing that he shall be appointed by the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट कौन करता है? सीएनएजी करता है. सीएनएजी आपका क्या रहे? इंडिपेंडेंट रहे. इसीलिए उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेसिडेंट करता है. आपको एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है. And shall not be removed from the office except on the ground of proven misbehavior or incapacity. तो उसको अपनी पोजीशन से कोई हटा नहीं सकता अगर उनके अगेंस्ट कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी या अपनी कैपेसिटी के अंदर नहीं रह के उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जो उनकी कैपेसिटी में नहीं है, तो ऐसा कुछ करने में स्टिल ही कैन बी रिमूव्ड, अदरवाइज नॉट. As in the case of the judge of the Supreme Court, he can only be removed only when each house of the parliament decides to do so by majority of not less than 2/3 of the members of the house प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को आप हटाते हैं उसी तरह से आप सीएनएजी को उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं. कैसे? आपके दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे? वोट करेंगे और मेजॉरिटी से आप क्या कर सकते हो? सीएनएजी को अपनी पावर से हटा सकते हो. और कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 2/3 ऑफ मेंबर्स की मेजॉरिटी आपको चाहिए.
वेरी गुड, चलो ये भी आपने पढ़ लिया। फिर क्या है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल Act 1971, passed in pursuance of the provisions of the Constitution, lays down a fixed tenure of the office, prescribing that he shall be paid a salary which is equal to the salary of the judge of the Supreme Court, thereby further strengthening his independence. तो उसकी जो सैलरी होती है, CNAG की जो सैलरी है, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी सैलरी आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, उतनी ही CNAG को मिलती है। और जो आपका CNAG एक्ट है, इन रिलेशन टू दी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से एक फिक्स्ड टेन्योर बताया गया है, जिस टेन्योर तक आपका CNAG अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है, मतलब ही कैन वर्क विद इन दैट टेन्योर। फिर है आपके 3 आर्टिकल्स जिनका मतलब हम पढ़ेंगे, हो सकता है आप पे इन पे कोई ट्रू एंड फॉल्स MCQs पूछा जाए। तो आपका आर्टिकल 149 क्या बोलता है? आर्टिकल 149 स्टेट दैट CNAG shall perform such duties and exercises such power in relation to the accounts of the union and of the state and of any other authority or body as may be prescribed by under the law made by the parliament. So basically आपका आर्टिकल 149 क्या बताता है? आपका आर्टिकल 149 CNAG के पावर्स और ड्यूटीज के बारे में बताता है कि वो कौन कौन से पावर और ड्यूटीज को एक्सरसाइज कर सकता है, कौन कौन सी क्या क्या उसकी ड्यूटीज है जो वो परफॉर्म करेगा, क्या उसके पावर्स है जो वो परफॉर्म करेगा जब वो यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से डील कर रहा है, उन्हें ऑडिट कर रहा है, उन्हें वेरीफाई कर रहा है। तो उस टाइम पे CNAG कौन से पावर्स और ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकता है, ये आपका आर्टिकल 149 बोलता है। वेरी गुड। आर्टिकल 150 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रोवाइड्स दैट द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, मतलब अकाउंट्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स शैल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ द CNAG प्रिस्क्राइब। तो आर्टिकल 150 क्या बोलता है? आर्टिकल 150 बोलता है किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है। ये कौन बोलता है? प्रेसिडेंट आपका बताता है। कैसे बताता है? CNAG का एडवाइस लेके बताता है आर्टिकल 150 में कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स शुड कीप देयर अकाउंट्स। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 क्या रिक्वायर करता है? दैट द रिपोर्ट्स ऑफ द CNAG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन स्टेट shall be submitted to the president governor who shall cause them to be laid before the houses of parliament state legislature। तो आर्टिकल 151 बताता है CNAG को अगर स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, CNAG अपनी रिपोर्ट इशू करता है, तो वो अगर स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो किसको दी जाएगी? गवर्नर को दी जाएगी। अगर वो रिपोर्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो किसको सबमिट होगी? आपके प्रेसिडेंट को सबमिट होगी आपकी CNAG की रिपोर्ट। वेरी गुड। तो हमने क्या पढ़े? आपके 3 आर्टिकल पढ़े, 149, 150 एंड 151। 149 किसके बारे में बात करता है कि CNAG क्या पावर्स और ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को के साथ डील कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है। आर्टिकल 150 क्या बोलता है? फटाफट बोलोगे मेरे साथ। आर्टिकल 150 क्या बोलता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके आर्टिकल 150 जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ये बोलता है किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड कीप देयर अकाउंट्स विच इज बीन स्पेसिफाइड बाय। कौन स्पेसिफाई किया है? किस तरह से अकाउंट रखना है? प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किया है। किसकी एडवाइस लेके किया है? CNAG की एडवाइस लेके किया है। और आर्टिकल 159 किसके बारे में बोलता है कि CNAG को अपनी रिपोर्ट, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो उसे प्रेसिडेंट को देना है, और अगर वो आपके स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंट्स की रिपोर्ट है तो वो किसको दी जाएगी? गवर्नर को दी जाएगी उस स्टेट के। चलो वेरी गुड, ये आर्टिकल्स हमने पढ़े। फिर हम पढ़ेंगे आपका जो CNAG है उनकी ड्यूटीज और पावर्स क्या है, वन बाय वन करके हम इसे पढ़ेंगे। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 डिफाइंस फंक्शंस एंड पावर्स इन डिटेल। तो आपका ये जो एक्ट है इसमें ड्यूटीज और पावर्स बताई गई है कि CNAG के ड्यूटीज और पावर्स क्या होते हैं। तो वन बाय वन करके हम इन सारी ड्यूटीज को पढ़ेंगे। तैयार है आप लोग? इस पे आपका कोई एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि CNAG की क्या ड्यूटीज है, तो आप क्या लिख के आएंगे? ये सारी ड्यूटीज लिख कर आएंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो CNAG की क्या ड्यूटीज है?
कंपाइल एंड सबमिट द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। सीएनएजी को क्या करना है? कंपाइल करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल करने की ड्यूटी किसकी है? सीएनएजी की है। The Comptroller and Auditor General shall be responsible for compiling the accounts of Union and of each state। तो हर एक स्टेट के जितने अकाउंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने अकाउंट्स है, उन सबको कंपाइल करने की ड्यूटी किसकी है? आपके सीएनएजी की है। वेरी गुड। The Comptroller and Auditor General shall form the accounts compiled by him or prepare in each account showing under the respective head the annual receipts and disbursement for the purpose of the union and of each state and of each union territory having a legislative assembly, and shall submit those accounts to the president or the governor or administrator of the union territory having legislative assembly, as the case may be, on or before such date as he may with the concurrence of the government concerned determined। So basically यहाँ पे क्या बोला है इस पॉइंट में कि सीएनएजी की ड्यूटी होती है सारे अकाउंट्स को, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल करना, और ये अकाउंट्स को कंपाइल करके अगर स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स है तो किसको दिया जाएगा? गवर्नमेंट, आपके जो गवर्नर है स्टेट के, उनको दे दिया जाएगा, और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल करके किसको फॉरवर्ड कर देता है? आपका सीएनएजी आपके प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देता है। तो वेरी गुड। तो कौन अकाउंट्स? आपके भारत के जितने भी आपके स्टेट्स हैं उन सब के अकाउंट्स और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट के, भारतवर्ष की पूरी गवर्नमेंट के जितने अकाउंट्स है कौन कंपाइल करेगा? आपका सीएनएजी करेगा। वेरी गुड। फिर क्या है? जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑडिट। आप जनरल ड्यूटीज पढ़ेंगे ऑडिटर की, इसके साथ साथ आपके सीएनएजी जो आपका ऑडिटर है, गवर्नमेंट ऑडिटर, आपके सीएनएजी की और क्या क्या ड्यूटीज है वो अभी हम देखेंगे। तो पहली ड्यूटी क्या है? उसे ऑडिट करना है और रिपोर्ट करना है। ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑफ ईच स्टेट एंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड टू ascertain whether the monies shown in the accounts as having been disbursed were legally available for and applicable to the service or purpose to which they have been applied or charged। तो क्या बोल रहा है? आपके सीएनएजी को ऑडिट करना है और रिपोर्ट करना है सारे खर्चे जो आपके कंसोलिडेटेड फंड से हो रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड इज अ फंड जिसमें टैक्स पेयर जो टैक्स पे करते हैं थ्रू डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स से सारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाता है, ये कहां जाके डिपॉजिट हो जाता है? आपकी कंसोलिडेटेड फंड्स में। तो आपकी कंसोलिडेटेड फंड्स में जितना खर्चा हो रहा है उन सारे खर्चों को सीएनएजी ऑडिट करता है और उस पे रिपोर्ट करता है, और जिस पर्पस के लिए ये खर्चा किया गया है, जिस पर्पस के लिए ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो पर्पस के लिए अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये सीएनएजी चेक करेगा। मतलब अगर कुछ मनी आपके कंसोलिडेटेड फंड में से विड्रॉ हुआ है तो जो मनी जिस पर्पस के लिए विड्रॉ हुआ है उस पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है कि नहीं, ये सीएनएजी चेक करता है। वेरी गुड। To audit and report all the transaction of the union and of the state relating to the contingency funds and public accounts। मतलब आपके सीएनएजी को सब ऑडिट करना पड़ेगा और उन सारी ट्रांजैक्शंस पे रिपोर्ट करना पड़ेगा जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्टिजेंसी फंड्स और पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड है। तो जो आपके कॉन्टिजेंसी फंड्स में जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब को, चाहे वो सेंटर के हो चाहे वो स्टेट के हो, उन सब को ऑडिट करेगा आपका सीएनएजी और उस पर रिपोर्ट देगा। फिर क्या है? टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द ट्रेडिंग, सारे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, सारे बैलेंस शीट्स, सारे दूसरे सब्सिडरी अकाउंट्स जो आपकी डिपार्टमेंट में है, आपके चाहे वो यूनियन सेंट्रल का कोई डिपार्टमेंट हो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, उनके सारे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट के जितने अकाउंट्स हैं, आपका सीएनएजी उसे ऑडिट करेगा और उन पे रिपोर्ट इशू करेगा। वेरी वेरी गुड। तो ये आपके हो गए जनरल प्रोविजन। कितने जनरल प्रोविजंस में कितनी ड्यूटीज पढ़ी हमने? 3 जनरल ड्यूटीज पढ़ी। वेरी गुड। तो हमने 2 पॉइंट्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। एक पॉइंट क्या है कि सारे भारत में जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने अकाउंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने अकाउंट्स हैं, उन्हें सीएनएजी क्या करेगा? कंपाइल करेगा।
फिर हमने क्या पढ़ा, जनरल प्रोविजन में 3 पॉइंट्स पढ़े कि सारे कंसोलिडेटेड फंड में से जितने खर्चे हो रहे हैं, चाहे सेंट्रल है चाहे स्टेट है, उन खर्चों को ऑडिट करना और उस पर रिपोर्ट करना कि ड्यूटी किसकी है, सीएनएजी की है। और सारे ट्रांजैक्शंस जो आपके कॉन्टीजेंसी फंड्स में से हो रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स में से हो रहे हैं, उन सबको ऑडिट करना और उन पे रिपोर्ट करना किसकी ड्यूटी है, सीएनएजी की। थर्ड क्या है, आपके जितने प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैलेंस शीट्स के जितने भी अकाउंट्स है, आपकी कोई भी डिपार्टमेंट के, आपकी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबके अकाउंट्स का ऑडिट और उस पर रिपोर्ट इशू करने की ड्यूटी किसकी है, सीएनएजी की है। चलो अब थर्ड है आपका पॉइंट, ओके, यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक है तो आप देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। क्या है ये, ध्यान से रखना, इस पॉइंट पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। Where anybody or any authority, कोई भी अथॉरिटी, कोई को भी, if it is substantially financed by the grants or loan from the consolidated fund of India, अगर कोई अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस हो रही है, मतलब गवर्नमेंट के दम पे चल रही है, उन्हें पैसा, उन्हें ग्रांट, लोन कहां से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में से मिल रहा है, चाहे वो आपका स्टेट का फंड हो, सेंटर का फंड हो या यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ऐसी कोई अथॉरिटी जो आपके गवर्नमेंट के पैसे पे टिकी हुई है, जिन्हें गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिल रहे हैं, जो सब्सटैंशियली, क्या वर्ड है, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट से। The CNAG shall, subject to the provisions of any law for the time being in force applicable to the body or authority as the case may be, चाहे कोई भी लॉ आपके कोई भी लॉ जो आपके उस अथॉरिटी पे एप्लीकेबल है, आपका सीएनएजी ऑडिट करेगा उस अथॉरिटी के सारे रिसीट्स और सारे एक्सपेंडिचर्स को और उस पे रिपोर्ट इशू करेगा। सो बेसिकली जिस भी अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी जो सब्सटैंशियली फाइनेंस हो रही है आपके गवर्नमेंट से, चाहे वो स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, उससे अगर कोई अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस हो रही है, उसे ग्रांट मिल रहा है या लोन मिल रहा है इनसे, तो उस अथॉरिटी के सारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का ऑडिट कौन करेगा, सीएनएजी करेगा और उस पर रिपोर्ट इशू करेगा। अच्छा, तो मैंने यहां पे क्या वर्ड बोला, जब कोई अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, जब कोई एंटिटी, जब कोई अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, तो हम कब बोलेंगे कि एक अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एंटिटी या अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है कि नहीं। उसके लिए देखो एक प्रोविजन है, वेयर द ग्रांट और लोन टू एनीबडी और अथॉरिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जब जो ग्रांट दी जाती है, अगर उस ग्रांट का जो अमाउंट है इज नॉट लेस देन 25 लाख रुपीज, क्या बोला है, जो ग्रांट, हम कब बोलेंगे कि एक अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट से, जब जो उसे ग्रांट मिल रहा है उसका जो अमाउंट है वो 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ एंड द अमाउंट ऑफ सच ग्रांट और लोन is not less than 75% of the total expenditure of that body or authority। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक तो हम कब बोलेंगे कि ये अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, एक तो ग्रांट का अमाउंट 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जिस अथॉरिटी को आप ग्रांट दे रहे हो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, उसका टोटल एक्सपेंडिचर लेट्स से 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 75% कितना हुआ, 75 करोड़ हुआ, तो ग्रांट का अमाउंट उसके पूरे टोटल एक्सपेंडिचर के 75% से कम नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में 75 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशंस आपकी यहां दी हुई है कि जब हम बोलेंगे कि ये अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, जब ये दो कंडीशंस मीट होगी कि आपका जो ग्रांट का अमाउंट है 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए, एंड जो अथॉरिटी को ग्रांट दी गई है उसका जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है, उसका जो 75% है उस टोटल एक्सपेंडिचर का, उससे आपकी ग्रांट का अमाउंट कम नहीं होना चाहिए। उस केस में हम बोलेंगे कि ये अथॉरिटी क्या है, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है। और अगर एक अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है बाय द ग्रांट्स एंड लोन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देन इन दैट केस उसके सारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का ऑडिट कौन करेगा, सीएनएजी करेगा और उस पर रिपोर्ट इशू करेगा। वेरी वेरी गुड। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन्स, वेयर
एक मिनट, where any grant or loan is given for any specific purpose from the consolidated fund of India or of any state or of any union territory having a legislative assembly to any authority or body not being a foreign state or international organization. So basically international organization को यहाँ पे exclude किया गया है कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जब किसी को ग्रांट देती है, किसी भी एंटिटी को या किसी को भी ग्रांट देती है, तो कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी आपकी गवर्नमेंट उन्हें ग्रांट देती है, ठीक है। तो जब आपकी गवर्नमेंट किसी को ग्रांट दे रही है तो सीएनएजी चेक करेगा कि आपकी गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर है, ये देखने के लिए कि जो जो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए थी वो सेटिस्फाई हुई कि नहीं, उसी के बाद में आप ग्रांट दोगे। तो आपका सीएनएजी क्या देखेगा, आपका ऑडिटर देखेगा कि आप गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को सीएनएजी स्क्रूटनाइज करेगा कि क्या प्रोसीजर है, जिससे ये डिटरमाइन कर लेते हैं ये लोग कि सारी कंडीशंस फुलफिल हुई है कि नहीं। तो वो ऑडिटर क्या करेगा, उस प्रोसीजर को स्क्रूटनी करेगा ताकि ये देख पाए कि जो लोन दे रहे हैं आप, ग्रांट दे रही है गवर्नमेंट, वो सही तरीके से दे रही है कि नहीं, अप्रोप्रिएट मैनर में दिया जा रहा है कि नहीं। तो पढ़ो, तो ये होता है ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन। तो वेयर एनी ग्रांट और लोन इज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से ग्रांट दिया जा रहा है टू एनी अथॉरिटी और बॉडी नॉट बीइंग अ फॉरेन स्टेट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल स्क्रूटनाइज, क्या स्क्रूटनाइज करेगा, वो प्रोसीजर स्क्रूटनाइज करेगा बाय विच, जिसके बलबूते पे आपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने ये सेटिस्फाई किया एज टू द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द कंडीशन, की सारी कंडीशंस फुलफिल हुई है, subject to which such grant or loan were given and shall for this purpose have right of access। और इस पर्पस के लिए, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं, तो इस पर्पस के लिए उसे राइट ऑफ एक्सेस दिया जाता है। किसको, जिस अथॉरिटी को ग्रांट मिल रही है उसकी बुक्स एंड अकाउंट्स का राइट दिया जाता है। तो बुक्स एंड अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है, बट उससे पहले उसे क्या देना पड़ेगा, एक प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा उस एंटिटी को, उस अथॉरिटी को जिसे ग्रांट मिली है, उसको पहले प्रीवियस नोटिस देके उसके बुक्स और अकाउंट्स को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो आपका सीएनएजी जो ग्रांट्स देता है गवर्नमेंट, उनको भी चेक करता है कि कंडीशंस मीट हुई कि नहीं, और क्या प्रोसीजर है जिससे आप ये डिटरमाइन करते हो कि कंडीशंस मीट हो गई। वेरी गुड। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्लीज डोंट सी द नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स। जिस तरह से हमने अभी देखा था कि आपका सीएनएजी क्या चेक करता है, कंसोलिडेटेड फंड में से जितने खर्चे हो रहे हैं वो उन्हें चेक करता है कि वो उन खर्चों को ऑडिट करता है और उस पर रिपोर्ट इशू करता है और देखता है जिस पर्पस के लिए खर्चे सैंक्शन हुए थे उसी पर्पस के लिए पैसा यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। हमने अभी देखा था, जनरल प्रोविजंस में देखा था। तो उसी तरीके से ये आपकी सीएनएजी की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है कि जितने भी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल द रिसीट्स विच आर पेबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। मतलब जितने भी पैसे, जितने भी रिसीट्स, जिस तरह से एक्सपेंस का ऑडिट कर रहा था सीएनएजी, उस तरह से सारे रिसीट, जितना भी पैसा आपके कंसोलिडेटेड फंड में आ रहा है, उन सब का, मतलब उन रिसीट्स का भी ऑडिट करने का ड्यूटी किसका है, सीएनएजी का है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे यूनियन टेरिटरी का हो, सबके रिसीट्स, आपके कंसोलिडेटेड फंड में जो रिसीट्स आ रहे हैं उन सबको ऑडिट करेगा आपका सीएनएजी टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रूल्स। किस लिए ऑडिट करता है, ये सेटिस्फाई करने के लिए करता है कि जितने भी रूल्स हैं, प्रोसीजर्स है, इन दैट बिहाफ आर डिजाइन टू सिक्योर एन इफेक्टिव चेक ऑन द असेसमेंट, कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। की सारे रूल्स और प्रोसीजर्स जो आपके प्रॉपर रेवेन्यू के रिलेशन में है, कलेक्शन के या एलोकेशन में, वो सारे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, और सारी रिसीट्स का ऑडिट आपका सीएनएजी करेगा जो आपके कंसोलिडेटेड फंड में जा रहे हैं पैसे। चलो वेरी गुड। फिर क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। द सीएनएजी शैल हैव अथॉरिटी, सीएनएजी के पास अथॉरिटी है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। सारे जो स्टोर्स के अकाउंट्स है, इन्वेंट्री जो आपकी रखी गई है, आपके कोई भी ऑफिस या डिपार्टमेंट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट या ऑफिस है, उसमें जितनी इन्वेंट्रीज है उन सबको ऑडिट करेगा। उसकी ड्यूटी किसकी है, सीएनएजी की, और उस पर ऑडिट करना और उन पे रिपोर्ट इशू करना किसकी ड्यूटी है, सीएनएजी की ड्यूटी है।
वेरी वेरी गुड। फिर है आपका ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस। तो आपने कंपनी ऑडिट, अगर ये चैप्टर पढ़ा है, आपके सिलेबस में है, तो आपने ये पढ़ा है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट कंपनीज है, उन सब के ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करता है? CNAG अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन 139। तो गवर्नमेंट कंपनीज के जो फर्स्ट ऑडिटर्स हैं और जो बाद में सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? CNAG अपॉइंट करता है। उन्हें डायरेक्ट करता है कि उन्हें किस तरह से गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट करनी है, और ऑडिट करने के बाद ये ऑडिटर्स एक कॉपी अपनी रिपोर्ट की किसको सबमिट कर देते हैं? CNAG को। तो यहां से पढ़ो, The Comptroller and Auditor General of India shall appoint the auditor under subsection 5 and 7 of section 139, जिसमें आप फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हो गवर्नमेंट कंपनी के, एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर, और उन डायरेक्शंस भी देता है उन ऑडिटर को कि किस तरह से उन्हें गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट्स को ऑडिट करना है, which are required to be audited, and thereon upon the auditor so appointed shall submit a copy of the audit report to the CNAG। तो ये भी आपके CNAG की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि गवर्नमेंट कंपनीज के और कॉर्पोरेशन के अकाउंट को कौन ऑडिट करेगा? उन ऑडिटर्स को अपॉइंट करने की। तो हमने क्या देखा, कौन आपके गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, तो CNAG की ड्यूटी है। अगर आपके जितने भी ऑफिसेस है, डिपार्टमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टोर गवर्नमेंट के, उन सब के स्टोर्स और इन्वेंट्रीज की ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? CNAG की। सारे कंसोलिडेटेड फंड में जितने भी रिसीट्स, जितने भी पैसे आ रहे हैं, उन सब की ऑडिट करने की ड्यूटी CNAG की। सारे ग्रांट और लोन जो आप देते हैं, गवर्नमेंट देता है, उनको ठीक से दिया जा रहा है कि नहीं, उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? CNAG की। सारे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स जो आपकी एंटिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, उन सब एंटिटीज के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स को आपका CNAG ऑडिट करेगा। फिर जनरल प्रोविजंस में 3 पॉइंट पढ़े, और कंपाइलिंग, मतलब सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के चीजें कौन कंपाइल करेगा? CNAG करेगा। तो यहाँ पे आपकी ड्यूटीज का होता है दी एंड। तो अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए कि CNAG की क्या ड्यूटीज है, तो आप ये सारी लिखकर आएंगे इन रिलेशन टू योर गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, चलो फटाफट, हमारे 3 पावर्स है, लास्ट पार्ट है हमारे लेसन का, तो निराश मत होना क्योंकि अब ये फटाफट खत्म हो जाएगा। तो पावर्स क्या है हमारे CNAG के, वो फटाफट देख लो। तो पावर्स क्या है? टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी ऑफिस जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, अंडर कंट्रोल आता है, उन सब के अकाउंट्स को आपका CNAG इंस्पेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग ऑफिसेस। वो सारे ऑफिसेस को भी इंक्लूड करता है जो आपके गवर्नमेंट के अकाउंट्स को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो सारे ऑफिसेस को भी वो कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है। वेरी गुड। फिर क्या है? टू रिक्वायर दैट any accounts, books, papers and other documents which deal with or otherwise relevant to the transactions under audit। तो बेसिकली वो कोई भी अकाउंट्स को, कोई भी बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है जो उसे ऑडिट के दौरान काम आएंगे। उन्हें ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए वो कोई भी अकाउंट्स को मांग सकता है। To put such questions or mark such observation as he may consider necessary to the person in charge of the office। तो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं, उनके जो इंचार्ज हैं, उनसे वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर सकता है चीजें। ही मे कंसिडर नेसेसरी टू द पर्सन, जो भी उसे चीजें नेसेसरी लगी, वो उससे वो इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है, क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, और इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकता है। टू कॉल फॉर सच इन्फॉर्मेशन एज ही मे रिक्वायर फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनी अकाउंट्स, जो उसको अपने ऑडिट के दौरान, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के दौरान, अकाउंट्स को एग्जामिनेशन करने के दौरान, या अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के दौरान, अपनी ड्यूटीज को करने के दौरान उसे जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, वो आपके ऑफिस के जो इंचार्ज है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के जो इंचार्ज है, उनसे वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो ये क्या है? पावर्स हैं आपके CNAG के। तो आपके एग्जाम में आ सकता है पावर्स क्या होते हैं CNAG के, बताइए। तो आप क्या बताएंगे? CNAG एक्ट के हिसाब से जो उनके पावर्स हैं, 3 पावर्स, उन्हें आप लिखकर आ जाएंगे। सो आई होप आपको जो आपका गवर्नमेंट ऑडिट का ये जो पोर्शन था, आपको अच्छा लगा। आई होप दैट यू हैव लर्नड अ लॉट टुडे, एंड आई होप दैट दिस टॉपिक बिकम्स easy for you now, and I wish you guys all the very best, and keep studying hard and keep utilizing your time in the best way possible so that you can keep your best foot forward in examination. That is it for today. Have a good day and bye bye.